इस हॉल को और इस हॉल को में इतने सारे शहर के गणमान्य लोगों को एक साथ देखकर मुझे ये ताज्जुब होता है कि सच में ये सुरेंद्र नगर है या कुछ और है। जिसे हम देश के आधुनिक शहरों में गिनते हैं, दिल्ली है, मुंबई है, मैंने वहाँ भी इतने खूबसूरत हॉल नहीं देखे और न ही इतने कमिटेड लोग। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं एक ऐसे शहर में आया हूँ जिसका नाम ही मैंने यहाँ के पहली बार सुना है। कहते हैं कि जब तक आप समुद्र में उतरे नहीं तब तक आप उसकी गहराई नहीं नाप सकते। मैं राजकोट आया, कल मोरबी में था, आज सुरेंद्र में हूँ। ये दोनों शहर मेरे लिए अनजान भी थे, शायद मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, लेकिन कल मोरबी में पता चला कि एक अकेला शहर भारत सरकार को 4000 करोड़ रुपए का सालाना जीएसटी देता है। और मोरबी में मुझे बहुत सारे नए दोस्त युवा मिले। उन्होंने बताया कि जो टाइल्स वो बनाते हैं वो दुनिया की मंडी का रेट तय करता है। और अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि आपके यहाँ शायद कपास, आपके यहाँ जो कॉटन का भाव भी आपका शहर तय करता है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में क्या होगा। जो लोग बहुत कुछ नहीं होते वो बड़ा जोर जोर से अपना बखान करते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। और जो लोग सच में कुछ होते हैं वो सुरेंद्र नगर और मोरबी की तरह खामोशी से सिर्फ काम करते हैं। आज के इस प्रोग्राम के आयोजक झालावाड़ एकता समिति, इस समिति के आयोजक जनाब गिरिराज जी एससी झाला साहब, जनाब विश्वास शुक्ला जी, रजनी पटेल जी, और पिछले 24 घंटे से इस मोरबी और सुरेंद्र नगर और राजकोट के बीच मेरे सारथी की हैसियत में मेरे भाई जनाब प्रतीक पांड्या जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात मैं निजी तौर पे है ज़रा शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि मैं मोरबी में था, रात का कोई 1:30 बज चुका था। वहाँ के जितने भी आयोजक थे उन्होंने खाने का इंतज़ाम किया। कोई 1:30 से 1:45 बजे की बात होगी। कुछ कम लोग रह गए थे, 10-12 लोग थे। मैंने एक बुजुर्ग को वहाँ देखा और उनको देख के मेरे मन में कई तरीके के भाव थे। वो मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। और वो बड़ी देर से मेरे पास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा आप मुझसे मिलना चाहते हैं क्या? उन्होंने कहा कि मैं राजकोट से आया हूं और मेरे जीवन की एक ही अभिलाषा थी कि मैं आपसे मिलूं। मेरे ख्याल है कि 70-75 से ज़्यादा उनकी उम्र है। बिखरे हुए से बाल, बेतरतीब कपड़े। मैं बहुत देर तक ये सोचता रहा कि आखिर एक शख्स जीवन के इस मोड़ में, मुझ जैसे आदमी के पास न मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ, न मेरे पास कोई सत्ता है, न मैं किसी व्यवस्था का अंग हूँ। वो मेरे गले मिले,
फिर उन्होंने बताया कि इस कोविड के दौर में उनकी श्रीमती की मृत्यु हो गई है। यहां तक भी ठीक था। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक चेक निकाला और उसमें 1100 रुपये नीचे लिखे थे। उन्होंने मेरे पैर छूने की कोशिश की, मैंने उनको पैर नहीं छूने दिया और उसके बाद बोले कि इसको लड़ाई के लिए रखना। मैंने उनसे पूछा कि आप कहां से आए हैं, कैसे आए हैं? तो बोले मैं सिर्फ आपको सुनने आया हूं। 2-3 बजे के आसपास उन्होंने कहा कि मैं वापस राजकोट जाऊंगा। तो मुझे बहुत बेचैनी होती रही कि इस छोटे शहर में कहां बस मिलेगी, कैसे ये जाएंगे, किस तरह जाएंगे। लेकिन प्रतीक भाई और उनके साथियों ने उनका इंतजाम किया कि वो चले गए। और अभी जब मैं आपके लिए कमरे से निकल रहा था तो उनका फोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा पुष्पिन जी मैं आ गया हूं सुरेंद्र नगर। तो मैंने कहा आप कहां हैं? तो बोले मैं गेट पे खड़ा हुआ हूं और यहां के आयोजक मुझे जाने नहीं दे रहे। मैंने कहा उनको फोन देके कहिए कि अगर मुझे जाने नहीं देंगे तो पुष्पिन जी आएंगे नहीं। अब मुझे नहीं पता वो इतने बड़े हॉल में कहां बैठे हैं। उनका दोबारा फोन आया, ये देखिए। इस समाज में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। एक दूसरी मुझे अनुभूति खाने के समय हुई, क्योंकि हम जिस शहर में से आए हैं, जहां हमने अपना जीवन का कैरियर शुरू किया, वहां तो जो कुछ नहीं होता है वो सब कुछ अपने आप को बताता है। बड़ी बड़ी शेखी होती है, हर छोटी सी बात को इतना लंबा खींच खींच के बताते हैं, लगते हैं कि दुनिया के सबसे महान आदमी यही हैं। लेकिन मुझे यहां की एक और बात पता चली लंच के समय कि आपके शहर में एक साहब मेरे बराबर में खाना खा रहे थे, बातचीत करते रहे वो, और उन्होंने कहा कि मैं 6 दिसंबर 1992 को जब राष्ट्र की कार सेवा के लिए अयोध्या जाना था तो वो वहां कार सेवा कर रहे गए थे। तो मुझे इसमें कोई नई बात नहीं लगी, क्योंकि कार सेवा तो बहुत सारे लोग करने गए थे। जो दूसरी उन्होंने बात बताई वो मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि हम वो लोग जो दिल्ली में बैठ के अपनी निगाह से, अपने चश्मे से ही दुनिया को देखते हैं और एक राय बना लेते हैं। बोले 2012 में मैं अपने खेत में काम कर रहा था, बहुत मामूली सा किसान हूं मैं। कुछ लोगों ने मुझे फोन किया और कहा कह रहे आपको तो राज्यसभा में भेज दिया गया है। बोले टीवी के ऊपर लाइन चल रही है। तो बोले मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने कहा क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, आज अप्रैल फूल मुझे बना रहे हो तुम? नहीं बोले सच बात है ये। उन्हें यकीन ही नहीं था। और फिर थोड़ी देर के बाद 2012 में आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री का फोन गया उनके पास और उनसे उन्होंने कहा कि शंकर भाई मैंने आपको राज्यसभा में मनोनीत कर दिया है, आप जाकर के कागज में शपथ लें। ऐसे लोग, एक बार लोग गलती से पार्लियामेंट या विधानसभा क्या हो जाते हैं, उनकी चाल बदल जाती है, उनका अंदाज बदल जाता है। लेकिन पूरे 6 साल राज्यसभा में रहने के बाद इसमें 2 मुझे चीजें नजर आती हैं कि ऐसे लोगों को भी सत्ता में बैठने वाले लोग जब पहचान लें तो समझ लीजिए कि सत्ता का मिजाज बदल रहा है। और दूसरा यह भी है कि सत्ता का नशा जिन लोगों पे नहीं चढ़ता वही राष्ट्र के लिए कुछ कर पाते हैं। शंकर लाल जी, मैं आपका
खुश हूँ आपसे मिलके कि आप जैसे लोगों को सत्ता ने पहचाना और आपकी क्या हैसियत है, आप कितने करोड़ रुपए दे सकते हैं, कितने करोड़ रुपए में राज्यसभा बिकती है, ये हम सबको पता है। लेकिन आप खेत में थे और आपको फ़ोन आया और आप 2012 में जो थे, शायद मुझे लगता है 2021 में भी वही हैं। ना आपकी कोठी बदली, ना आपकी गाड़ी बदली, ना कपड़े बदले। बहुत बहुत शुक्रिया।